गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, दैट इज ऑफ पीओ बॉक्स। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज पीओ बॉक्स? पीओ बॉक्स इज अ डिवाइस which is used to measure unknown resistances. Okay, yes, this is the first point. Second point is जो आपको ध्यान में रखना है, it is completely based on the concept of what? Wheatstone network। यानी जो Wheatstone network का सर्किट डायग्राम है, ओके, उसके ऊपर हम लोग बोलते हैं इसका पूरा कंस्ट्रक्शन क्या है, बेस्ड है। ठीक है, यस। अब एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको पीओ बॉक्स क्यों बोलते हैं। ओके, पीओ बॉक्स का मतलब है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, it was used in 19th century, okay, by the Department of Telecommunication, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो पोस्ट ऑफिस है यूके का, okay, वो इसको यूज करता था इन अ सिस्टम which is called as what? टेलीग्राफ। टेलीग्राफ के अंदर जो वायर्स यूज होते थे कम्युनिकेशन के लिए, okay, वो वायर्स का रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए, okay, ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया करते थे, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, यस। अब इसका अगर मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में बोलूंगा, ओके, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है अगर आप ध्यान से देखते हो, इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट आर्म्स हैं। ओके, फर्स्ट आर्म इज पी विच इज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सेकेंड आर्म इज क्यू विच इज बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। थर्ड आर्म इज आर, ओके, विच इज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। ठीक है, यस। और ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम अगर आप इसके साथ कंपेयर करते हो व्हीटस्टोन नेटवर्क के डायग्राम के साथ, ओके, तो आपको एग्जैक्टली क्या मिलेगा? सेम कनेक्शंस मिलेंगे। जैसे अगर आप यहां पे देखते हो, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में देयर इज रेजिस्टेंस पी। यहां पे भी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, ओके, वी से देयर आर सम सेट्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब वो जो सेट्स ऑफ रेजिस्टेंस है, तो आप सिलेक्ट कैसे करोगे कौन सा रेजिस्टेंस हम लोगों को चाहिए? पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं कि ए और बी जो है ना, वो इंटरनली कनेक्टेड है, ओके, थ्रू अ कॉपर वायर। अब ये जो आपको दिख रहे हैं, ओके, ये जो गोल जो बनाए हुए हैं मैंने, ओके, दीज आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? रेजिस्टेंस प्लग्स, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टेंस की। ओके, ये प्लग्स कुछ ऐसे दिखते हैं। टेन ओम, 100 ओम एंड 1000 ओम। सपोज अगर मैंने 1000 ओम का प्लग रिमूव किया, ओके, तो इसका मतलब क्या रहेगा? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, ओके, अब कितना रेजिस्टेंस अप्लाई हो गया? 1000 ओम। तो जो भी आप प्लग रिमूव करोगे, ओके, दोनों पॉइंट्स के बीच में वो रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। सपोज अगर आपको 1010 इतना रेजिस्टेंस अगर आपको अप्लाई करना है, तो ऐसी केस में फिर आप क्या करोगे? ओके, आप 10 ओम का प्लग निकालोगे और 1000 का भी प्लग निकालोगे। यानी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में जो रेजिस्टेंस रहेगा, ओके, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा? 1010 ओम। ये आपको क्लियर है? ओके, यस। तो बेस्ड ऑन कि आप पी का वैल्यू क्या रखना चाहते हैं, आप वो पर्टिकुलर की क्या करोगे? निकालोगे। ठीक है। सिमिलरली बी एंड सी के बीच में भी जो रेजिस्टेंस आपको रखना है, ओके, आप वो पर्टिकुलर की क्या करोगे? निकालोगे। यहां तक क्लियर है? अब ये दोनों डायग्राम को एक बार प्रॉपरली मैच कर लेते हैं। ओके, सो प्लीज सी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में रेजिस्टेंस बी है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में रेजिस्टेंस बी है। पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के बीच में रेजिस्टेंस क्यू है। पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के बीच में रेजिस्टेंस क्यू है। पॉइंट सी से आप देखोगे एक कनेक्शन बैटरी के नेगेटिव को जाता है। यहां पे भी देखिए, पॉइंट सी से एक कनेक्शन जो है वो बैटरी के नेगेटिव को जाता है। ओके, फिर बैटरी का जो पॉजिटिव है, ओके, ध्यान से सुनना है अभी, वो K2 को जाता है। व्हाट इज K2? तो इट इज अ टैप की। ओके, टैप की यानी क्या है? तो उसको आप सिंपली जब प्रेशर डालोगे तो यहां पे एक लीवर रहता है जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाता है, लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर निकाल दिया, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। ओके, सो बैटरी का जो पॉजिटिव है वो K2 को कनेक्टेड है। K2 हम लोग बोलते हैं डॉटेड लाइन से अगेन पॉइंट ए को कनेक्टेड है। अभी आप पूछोगे ये डॉटेड लाइन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज नथिंग बट एन इंटरनल वायरिंग, जो आप ऊपर से देख नहीं पाते। ओके, और जो आप देख नहीं पाते हो उसको हम लोग ये डायग्राम में कैसे बना रहे हैं? यूजिंग अ डॉटेड लाइन। यानी पॉइंट ए एंड K2 दे आर इंटरनली कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ कॉपर वायर। ठीक है, वापस मैं मेन पॉइंट पे आता हूं। द पॉजिटिव
is connected through K2 to point A. यहां पे भी चेक करो, the positive is connected to what? Point A. यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद पॉइंट A से B का कनेक्शन तो डिस्कस कर लिया है। अब पॉइंट A से एक और कनेक्शन जाता है पॉइंट D पे, और पॉइंट A एंड पॉइंट D के बीच में यहां पे हम लोग बोलेंगे कौन सा रेजिस्टेंस है? R है। इधर भी अगर आप देखोगे पॉइंट A एंड पॉइंट D, ओके, इसके बीच में हम लोग बोलेंगे ये जो पूरा आर्म है, ओके, दिस आर्म इज कॉल्ड एज योर आर्म R, और यहां पे जो आपको R की वैल्यू रखनी है, ओके, यस। तो अगर आप पी एंड क्यू आर्म देखोगे ना, तो पी एंड क्यू आर्म में बहुत लिमिटेड वैल्यूज थे, 10, 100, 1000, यहां पे भी 1000, 110, यानी तीन ही टाइप के वैल्यूज थे। इधर जो रेंज है 1 ओम से स्टार्ट होके 5000 ओम्स, ओके, इतनी यहां पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं रेंज अवेलेबल है। मेथड सेम है। सपोज अगर आपको 2000 ओम अप्लाई करना है तो आप 2000 ओम की क्या करोगे? निकालोगे। सपोज अगर आपको 2020 ओम ये अप्लाई करना है, ओके, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? फिर एक 2000 का की निकालना पड़ेगा, एक 10 ओम का की निकालना पड़ेगा, ओके, और फिर आपको शायद एक 4 ओम का, फिर 3 ओम का, 2 और 1 का, इस तरह से अप्रोक्सीमेटली आप 2020 ओम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको आ रहा है समझ में? एनीवे, अभी आपको आई होप समझ गया है कि हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, यस, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे थे कि पॉइंट ए एंड पॉइंट डी के बीच में आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, इधर भी क्या है? रेजिस्टेंस आ रहा है, ओके। अब डी से लेके सी के बीच में क्या है? डी से लेके सी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस एक्स है। यहां पे भी चेक करो, पॉइंट डी से लेके पॉइंट सी के बीच में क्या है? अननोन रेजिस्टेंस एक्स। आई होप अभी आपको ये क्लियर है, ठीक है। एंड लास्ट वाला कनेक्शन मैं ऐसा बोलूंगा, इधर पॉइंट बी एंड पॉइंट डी के बीच में क्या है? गैल्वेनोमीटर है। चेक करते हैं, ये है आपका पॉइंट बी और ये है आपका पॉइंट डी। पॉइंट बी से लेके K1 तक देयर इज एन इंटरनल वायरिंग, इसलिए उसको डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। और K1 किसको कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर। एंड गैल्वेनोमीटर किसको कनेक्टेड है? D. So B is connected to galvanometer and galvanometer is connected to point D. Okay? Yes. Now एकदम सिंपल है। हम लोगों ने व्हीटस्टोन नेटवर्क के लिए कंडीशन क्या देखा था? When the entire network is balanced, प्लीज ध्यान से सुनना है, when the entire network is balanced, okay, we say IG का वैल्यू क्या हो जाता है? शून्य, यानी गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन बताता है। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं आपका जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी टॉप अपॉन बॉटम विल बी इक्वल टू टॉप अपॉन बॉटम, दैट इज P अपॉन R विल बी इक्वल टू व्हाट? Q अपॉन X, दैट इज X। इसको रीअरेंज किया अगर मैं, तो X क्या मिलेगा मेरे को? X विल बी नथिंग बट इक्वल टू Q अपॉन P इंटू R, ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि Q एंड P का वैल्यू आपको क्या रखना है। लेट अस से मैंने यहां पे 100 ओम की निकाल ली, यानी P का वैल्यू कितना हो गया? 100, और इधर भी मैंने 100 ओम की निकाल ली, तो Q का भी वैल्यू कितना हो गया? 100। सो कैन आई से Q इज इक्वल टू 100, P इज इक्वल टू 100। तो इनका जो रेशियो होगा Q अपॉन P वो हमें क्या मिलेगा? 1, और आपको मिलेगा X विल बी इक्वल टू व्हाट? R, ठीक है। अब आपने ये सब सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जो दोनों कीज हैं K1 एंड K2, दोनों को क्या करेंगे? टैप करेंगे। जब आप टैप करते हो तो पूरा सर्किट क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, यानी उसमें से करंट फ्लो होगा। ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज आप X का वैल्यू चेंज तो नहीं कर सकते हो, ओके, लेकिन आप R के मल्टीपल वैल्यूज क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो। यानी आप R के जो वैल्यूज है ना, यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड आप वो सिलेक्ट करोगे। ओके, सपोज ऐसे समझ लो कि आपने 400 ओम निकाला, और 400 ओम निकालने के बाद जो गैल्वेनोमीटर है, ओके, यस, जो आपको काफी डिफ्लेक्शन बता रहा था, ओके, वो थोड़ा जीरो के पास पहुंच गया। फिर 400 के बाद आपने क्या किया? 50 ओम भी निकाल लिया, तो अभी आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 450। गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो और जीरो के पास आ गया, और फिर आपने एक 10 ओम का भी निकाल दिया, तो अभी आपका कितना हो गया? 400, 50 एंड 10, यानी आपका R का वैल्यू कितना हो गया? 460 ओम। अब ऐसे इसमें
यदि गैल्वेनोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन बता रहा है, नल डिफ्लेक्शन बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस कंडीशन हुआ। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या? P अपॉन आर इज इक्वल टू Q अपॉन एक्स। बट Q एंड P दोनों का वैल्यू क्या है? 100, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू आर। यानी इनडायरेक्टली हमें क्या मिल गया है? x का भी वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू 460 ओम। इस तरह से हम लोग अननोन रेजिस्टेंसेस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब हमेशा ये दोनों इक्वल रखने हैं क्या? नहीं, डिपेंडिंग। आप यहां पे 1 ओम 10 ओम भी सिलेक्ट कर सकते हो और इधर 1000 ओम भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे केस में जो रेशियो होगा P अपॉन Q का, दैट विल बी 10 अपॉन 1000, दैट इज 1:100। इट इज डिपेंडिंग कि जो वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या है। ओके, यस। तो हम लोग बोलते हैं P, Q एंड R का वैल्यू एडजस्ट करके हम लोग X का वैल्यू निकालते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, X इज इक्वल टू Q अपॉन P इंटू R। और जैसे मैंने बोला था कि जो यूके का पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, ओके, यानी यूके का ये जो इंस्ट्रूमेंट है पीओ बॉक्स, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर व्हाट? डिटरमाइनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ओके, सिमिलरली इट इज आल्सो यूज्ड फॉर व्हाट? टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक और कंसेप्ट सीखा था, अगर आपको याद होगा, कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देयरफॉर R इज इक्वल टू व्हाट? रो इंटू L अपॉन A। देयरफॉर रो आपको क्या मिलेगा? इट विल बी R इंटू A अपॉन L। ये क्लियर है? ओके, अभी जो हमारा वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या मिला है हमें? इट इज X। तो X का वैल्यू है हमारे पास, तो ये हो जाएगा X इंटू A अपॉन L। X इंटू A का वैल्यू क्या है? इट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन L इज लेंथ ऑफ द वायर। व्हाट इज स्मॉल r? स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द वायर। तो अगर आपके पास ये सब वैल्यूज है, लेंथ ऑफ द वायर, ओके, रेडियस ऑफ द वायर या डायमीटर ऑफ द वायर कोई भी है, और उसका रेजिस्टेंस भी है, उससे आप क्या निकाल सकते हो? कोई भी वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझा है। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आपने क्या करना है? प्लीज मुझे ग्रुप पे पूछना। ठीक है, यस। इसके बाद एक और कंसेप्ट है विच इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन नेटवर्क, विच इज कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रेन गेज। ओके, ये आप लोगों ने क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है, फिर इसको मैं क्या करूंगा? इरेज कर लूंगा। ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोगों को पीओ बॉक्स का जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, अब जो अगला एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन नेटवर्क का या व्हीटस्टोन ब्रिज का, दैट इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर स्ट्रेन मेजरमेंट। ओके, और ये एप्लीकेशन में जो हम लोग यूज करते हैं, ओके, बेसिकली वी यूज अ स्ट्रेन गेज। ठीक है, अब स्ट्रेन गेज का फंक्शन क्या है? स्ट्रेन गेज का फंक्शन है टू मेजर कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है एलिमेंट में। ओके, जो भी पर्टिकुलर स्पेसिमन है जिसके ऊपर हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या फिर टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कितना स्ट्रेन जनरेट हो रहा है। ओके, तो उसके मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वी यूज अ स्ट्रेन गेज। ठीक है, यस। अब आपको बस एक बात मैं बता देता हूं कि फॉर अ स्ट्रेन गेज हम लोग बोलते हैं व्हेन जीरो स्ट्रेस इज अप्लाइड, यानी नीदर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है नीदर टेंसाइल स्ट्रेस है। ओके, आप नीदर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, ओके, ना ही टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो। ओके, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज जीरो स्ट्रेस। ओके, जब हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस जीरो है तो स्ट्रेन भी क्या रहेगा? इट विल बी जीरो। सो फॉर जीरो स्ट्रेस जीरो स्ट्रेन हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा स्ट्रेन गेज है उसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस is RG. RG is also known as zero strain resistance. अब इसका मतलब ये नहीं कि जो RG है उसका भी वैल्यू जीरो है। नो, RG is a नॉन जीरो वैल्यू या RG has a नॉन जीरो वैल्यू। ये क्लियर है? ठीक है, यस। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी एक डाउट रहता है कि सर जीरो स्ट्रेन का मतलब वो जो रेजिस्टेंस रहेगा, ओके, यस, या जो स्ट्रेन गेज रहेगा उसका रेजिस्टेंस भी जीरो रहेगा क्या? नहीं, हम लोग बोलेंगे फॉर जीरो स्ट्रेन कंडीशन जो इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा दैट विल बी आरजी। ये क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं ये दोनों डायग्राम को कंपेयर करूं तो आपको ये समझ में आएगा, यहां पे पॉइंट ए एंड सी के बीच में हम लोग बोलते हैं हमारा रेजिस्टेंस पी है, ठीक है, और यहां पे पॉइंट ए एंड सी के बीच में देयर इज अ रेजिस्टेंस R1, पॉइंट सी एंड बी के बीच में रेजिस्टेंस Q है, यहां पे पॉइंट सी एंड बी के बीच में देयर इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस R3, ओके, पॉइंट ए एंड बी के बीच में
ए एंड डी के बीच में रेजिस्टेंस आर है, इधर पॉइंट ए एंड डी के बीच में रेजिस्टेंस R2 है, पॉइंट डी एंड बी के बीच में हम लोग बोलते हैं यहां पे रेजिस्टेंस S है, इधर पॉइंट डी एंड बी के बीच में देयर इज अ रेजिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड एज Rg एंड दैट Rg इज द स्ट्रेन गेज रेजिस्टेंस। ये क्लियर है आप लोग? ओके, यस। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि R1 एंड R2 का वैल्यू फिक्स है। ओके, सो R1 अपॉन R2 एक तरह से क्या हो गया, फिक्स हो गया। सिमिलरली फॉर जीरो स्ट्रेन कंडीशन हम लोग बोलेंगे Rg का भी वैल्यू क्या है, एक तरह से फिक्स है। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू इज R3 का वैल्यू क्या करते हैं, हम लोग वेरी करते जाते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। एंड फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ R3, ओके, यस, एक कंडीशन आती है जब हम लोग बोलते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बोथ आर एट इक्वल पोटेंशियल, और ऐसे केस में यहां पे बीच में जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ओके, वो गैल्वेनोमीटर क्या बताता है आपको, जीरो डिफ्लेक्शन बताता है। अब जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बताता है, ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं वी गेट अ बैलेंस कंडीशन, दैट इज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन RG, जो मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, R1 अपॉन, और यू कैन से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन RG। ये क्लियर है? ओके, यस। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, टॉप अपॉन बॉटम इज इक्वल टू टॉप अपॉन बॉटम, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। एनीवे, अब ये हो गया हमारा जीरो स्ट्रेन कंडीशन। अब इमेजिन करो कि ये जो स्ट्रेन गेज है इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। प्रेशर अप्लाई कर रहे हो यानी क्या, तो यहां पे जो अंदर का एलिमेंट है स्ट्रेन गेज, उसके ऊपर आप कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो। जैसे ही कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आप अप्लाई करोगे, ओके, यहां पे हम लोग बोलेंगे देयर विल बी सम स्ट्रेन दैट इज डेवलप्ड। तो लेट अस से आपने कुछ स्ट्रेस अप्लाई किया, वो स्ट्रेस की वजह से कुछ स्ट्रेन जनरेट होगा, और जब इसमें कुछ स्ट्रेन जनरेट होता है तो हम लोग बोलते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। ओके, और वो जो नया रेजिस्टेंस रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज R-G। इसका मतलब R1, R2 और R3 का वैल्यू चेंज नहीं है, लेकिन Rg का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। और जब Rg का वैल्यू चेंज हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं यहां पे जो बैलेंस कंडीशन है इट बिकम्स व्हाट, अनबैलेंस्ड। ओके, और अनबैलेंस्ड की वजह से यानी यहां पे जब Rg डैश हो जाएगा तो ये रेशियो इस तरह से हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज नॉट इक्वल टू R3 अपॉन Rg डैश, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, ओके, अब हम लोग बोलेंगे कि देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी जनरेटेड। पहले पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इक्वल पोटेंशियल पे थे, लेकिन अनबैलेंस के कारण पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, ओके, देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज जनरेटेड। और ये जो गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने कनेक्ट किया है ना, दिस गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू व्हाट, अ वोल्टमीटर। कैसे, तो वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, आगे के कुछ जो सब टॉपिक्स हैं उसमें वी आर गोइंग टू सी हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। लेकिन बस अभी आप ये ध्यान में रखो कि यहां पे जो हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ओके, दैट इज अ गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ एंड इट इज आल्सो एक्टिंग एज व्हाट, वोल्टमीटर। तो जैसे ही Rg का वैल्यू Rg डैश हो जाता है, अनबैलेंस कंडीशन हो जाती है, और ये अनबैलेंस कंडीशन की वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो पहले जीरो डिफ्लेक्शन था, ओके, वो जो जीरो डिफ्लेक्शन है वो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाएगा, यानी वो कुछ ना कुछ वोल्टेज का वैल्यू बताएगा। तो ये पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है कि द वोल्टेज नाउ व्हिच इज डेवलप्ड बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दैट इज VAB, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द चेंज इन रेजिस्टेंस। अब चेंज इन रेजिस्टेंस यानी क्या रहने वाला है, तो वो मैं बोलूंगा दैट विल बी डेल्टा Rg। व्हाट इज डेल्टा Rg? डेल्टा Rg इज नथिंग बट, यहां पे लिख देता हूं मैं, डेल्टा Rg इज फाइनल रेजिस्टेंस Rg डैश माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस Rg। ये क्लियर है? ओके, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है डेल्टा Rg, ये बेसिकली हुआ क्यों है, ये इसलिए हुआ है कि हम लोगों ने यहां पे कोई प्रेशर अप्लाई किया, यानी कोई स्ट्रेस अप्लाई किया, और जब
स्ट्रेस अप्लाई किया, उसके वजह से स्ट्रेन क्रिएट हुआ, ओके, और वो स्ट्रेन के वजह से देयर इज चेंज इन रेस्ट. सो कैन आई से डेल्टा आरजी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द स्ट्रेन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रेन गेज. तो इनडायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं, ओके, कि जो वीएबी है, यहां पे ऊपर लिख देता हूं मैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विच इज प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्ट्रेन. जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा क्या हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रेन डेवलप होगा. जितना कम स्ट्रेन है उतना वीएबी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा. तो इस तरह से यू कैन से बाय मेजरिंग द वोल्टेज which is developed between point A and B, you can indirectly calculate what? The value of strain. इस तरह से हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन गेज क्या होता है? ऑपरेट होता है. ओके, यस. अच्छा, ये सब इसमें मैं अगर ये रिलेशन यूज करूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू वीएबी. इसको उल्टा भी लिख सकता हूं. एंड लेट अस से जो स्ट्रेन है दैट इज इक्वल टू व्हाट? K टाइम्स वीएबी. तो अगर वीएबी का वैल्यू जीरो है इसका मतलब स्ट्रेन भी क्या है? जीरो. और वीएबी का वैल्यू अगर जीरो है इसका मतलब क्या? तो जो पहला कंडीशन लिखा था मैंने, पहला कंडीशन क्या लिखा था? दैट वाज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू व्हाट? R3 अपॉन RG. यानी जीरो स्ट्रेन के कंडीशन में आपका RG डैश वापस क्या बन जाएगा? RG. और ऐसे केस में आपको वापस बैलेंस कंडीशन. लेकिन जैसे ही अगर आपको दिख रहा है वीएबी का वैल्यू जीरो से बढ़ने लगा तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि जो स्ट्रेन गेज है, ओके, इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर एक्ट हो रहा है या स्ट्रेस एक्ट हो रहा है जिसके वजह से उसके अंदर स्ट्रेन डेवलप हो रहा है. तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेन मेजर करते हैं. ओके, आई होप ये क्लियर है. सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन गेज, ओके, यूजिंग व्हाट? द व्हीटस्टोन नेटवर्क. ठीक है, यस. इसके बाद जो कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज ऑफ पोटेंशियोमीटर. ओके, तो जो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज ऑफ पोटेंशियोमीटर. ओके, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. अब प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के लिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि जो पोटेंशियोमीटर है इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज और ईएमएफ. बेसिकली हम लोग बोलेंगे, ओके, पोटेंशियोमीटर इज व्हाट? इट इज एन आइडियल वोल्टमीटर. ओके, यस. अब आइडियल वोल्टमीटर का कंसेप्ट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं. ओके, यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अ पोटेंशियोमीटर इज अ लॉन्ग स्ट्रेच्ड वायर. एक लंबी वायर है, ओके, which is connected to an EMF source. Okay, फिर यहां पे there is a key और यहां पे there is a rheostat. Okay, yes. So we say, let us say the long piece of wire is between this point A and this point B. ओके, ये हमारा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी जो है इसके बीच में जितना भी वायर है उसका जो लेंथ है उसको मैं बोलूंगा दैट इज कैपिटल एल. ओके, अब पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. यानी आर इज इक्वल टू व्हाट? रो इनटू एल अपॉन ए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर में जो वायर हम लोग यूज कर रहे हैं, ओके, तो वायर कैसी है? इट इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. यानी थ्रू आउट वो जो वायर है उसका डायमीटर क्या है? कांस्टेंट है. तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज कांस्टेंट द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो व्हाट? कांस्टेंट. जब मैं क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं तो ये वायर है हमारी और इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? सर्कुलर है. तो हम लोग बोल रहे हैं इसका डायमीटर या रेडियस क्या है? इट इज कांस्टेंट. सो व्हेन आई से द रेडियस ऑफ द वायर इज कांस्टेंट, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या रहेगा? इट विल बी कांस्टेंट. एंड इफ ए इज कांस्टेंट कैन आई से आर व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? रो अपॉन ए इनटू एल. ओके, रो अपॉन ए भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. यानी आपको मिलेगा आर इज इक्वल टू व्हाट? के टाइम्स एल.
दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ये क्लियर है? ओके. अब हम लोग क्या बोलेंगे, बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी, द लेंथ ऑफ वायर विच इज देयर, विच इज व्हाट, कैपिटल एल. तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AB, that will be RAB, is nothing but equal to K times, okay, length of wire between A and B. And length of wire between A and B is nothing but capital L. तो आपको RAB का वैल्यू क्या मिलेगा? It will be K times L. This is your equation number 7. ठीक है. अब आप बोलोगे सर ये क्या बनाया हुआ है? तो ये हमारा EMF सोर्स है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है. देखो यहां पे स्मॉल r जो लिखा है मैंने वो रेडियस ऑफ द वायर है, और इधर जो स्मॉल r है दैट इज व्हाट, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके. फिलहाल ये जो स्मॉल r इक्वल टू कांस्टेंट है ये निकाल देता हूं, यानी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, अभी आपको एक और बात समझनी है. हम लोगों ने लेक्चर के स्टार्टिंग में एक इक्वेशन देखा था, यानी जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था. ओके. फर्स्ट लेक्चर में एक इक्वेशन देखा था, EMF E is nothing but equal to I into bracket capital R plus small r. यानी बेसिकली EMF क्या है? It is work done, okay, to circulate the current through external resistance as well as internal resistance. वो लॉजिक के हिसाब से मैं यहां पे क्या बोलूंगा? ओके, I'll say E upon, okay, capital R plus small r is equal to what? I. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं I is equal to E upon. अब कैपिटल R क्या है? तो हम लोग बोल रहे हैं कि पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन जो लेंथ ऑफ वायर है वही क्या प्रोवाइड करेगा? द रिक्वायर्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो यहां पे मैं अलग से कोई रेजिस्टर नहीं लगा रहा हूं. द लेंथ ऑफ वायर इटसेल्फ इज गोइंग टू एक्ट एज व्हाट? ओके, अ रेजिस्टर. ये आपको आ रहा है समझ में? तो वो लॉजिक से मैं यहां पे बोल दूंगा दिस इज गोइंग टू बी RAB प्लस स्मॉल r. ओके, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. तो जैसे मैंने आपको बोला कन्वेंशनल करंट ऐसा फ्लो होने वाला है लाइक दिस, और जब कन्वेंशनल करंट आगे फ्लो होगा तो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ फ्लो होगा. तो ऐसे केस में क्या मैं बोल सकता हूं? ओके, if the conventional current is flowing from point A to point B, VA is greater than VB. इसका मतलब VA minus VB is nothing but equal to VAB, and VAB by Ohm's law it is equal to what? I into RAB. ये clear है? Okay. So what you get here is VAB is nothing but I into RAB. अब I का वैल्यू क्या है? तो I का वैल्यू जो है दैट इज E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r. जो RAB है, RAB का वैल्यू जो है वो मैं क्या बोलूंगा? RAB इज नथिंग बट इक्वल टू K टाइम्स, यू कैन से आइदर यू कैन राइट LAB या फिर आप कैपिटल L भी लिख सकते हो. ओके. अब आप लोगों ने ध्यान से देखना है यहाँ पे. ओके, सी द EMF सोर्स, उसका जो E का वैल्यू है वो कांस्टेंट है. कैपिटल R यानी क्या? RAB. ओके. सो चाहिए तो ये कैपिटल R को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज RAB. RAB का वैल्यू भी क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर क्या है बिटवीन A एंड B? इट इज कांस्टेंट. सो RAB इज कांस्टेंट, स्मॉल r इज कांस्टेंट, ओके, एंड K इज कांस्टेंट. तो यहां पे हर एक टर्म क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई. सो कैन आई से VAB विल बी नथिंग बट इक्वल टू, ये जो पूरा है ना, इसको मैं एक बड़ा K बोल देता हूं. E इज कांस्टेंट, कैपिटल R इज कांस्टेंट, स्मॉल r इज कांस्टेंट, एंड ये जो K है वो भी कांस्टेंट है. ओके, वो मैंने वहां पे लिखा हुआ है, देखो R इज इक्वल टू K इंटू L. सो इसको मैं किससे रिप्लेस कर देता हूं? एक बड़े K से रिप्लेस कर देता हूं इंटू LAB. एंड दिस K इज नथिंग बट VAB अपॉन LAB. That is, you can write VAB upon L, and this is called as what? Potential gradient. तो अभी आप बोलोगे सर ये जो पूरा आपने बताया
उसमें हमें एक रिजल्ट ऐसा मिला है K विच इज इक्वल टू VAB अपॉन L, ओके, इज कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज अगर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में मैं रैंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूं P, ओके, तो अगेन मैं सेम लॉजिक लगाऊंगा, पॉइंट ए से पॉइंट P के तरफ करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट P, दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट P, okay, basically, okay, you can say it is equal to what, this capital K times the length between point A and B। ये ना मैं इनडायरेक्टली ये बता रहा हूं कि फॉर अ स्ट्रेट वायर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ओके, यस, गिवन दैट कि वो जो ऑर्डर ले रहे हैं हम लोग वो ऐसे ले रहे हैं, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स है ना, पहले हायर पोटेंशियल और फिर लोअर पोटेंशियल, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, ओके। सो मैं वापस इसको स्टेट करता हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये ना यहां पे मैं इन शॉर्ट ऐसा लिख सकता हूं कि यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट इक्वल टू VAB upon LAB, which is also equal to VAB upon LAB, or you can simply say V upon L। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओके, बहुत ही सिंपल है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने पेज नंबर 221 पे जाना है, ओके, यस, वहां पे अगर आप देखोगे यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसके ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ओके। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points on the wire is directly proportional to the length of wire between them, provided the wire is of uniform cross section, okay। Second, the current through the wire is same and the temperature of the wire remains constant। एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना रह गया हम लोगों का, कि ये जब एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं तो जितने भी वायर के फिजिकल कंडीशंस है वो कांस्टेंट होने चाहिए। हम लोगों ने ये तो डिस्कस किया कि एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, ओके, यस, वायर का मटेरियल थ्रू आउट क्या होना चाहिए वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन साथ में हम लोग बोलेंगे कि जो टेम्परेचर ऑफ द वायर है वो भी क्या रहनी चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट, ओके। आई होप ये क्लियर है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ओके, द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, ओके। यू कैन से VAP इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, LAP। ये क्लियर है, ओके। अच्छा, अभी लेट अस से मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं, ओके। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया है P1, ये एक पॉइंट ले लिया मैंने P2, ओके। इसको मैं बोल देता हूं P3। पॉइंट A से लेके P1 तक जो लेंथ है उसको मैं L1 बोल देता हूं। पॉइंट A से लेके P2 तक जो लेंथ है उसको मैं L2 बोल देता हूं। पॉइंट A से लेके P3 तक जो लेंथ है उसको मैं L3 बोल देता हूं। A से लेके P1 तक L1, A से लेके P2 तक L2, A से लेके P3 तक L3। ये क्लियर है, ओके, यस। और A से लेके B तक हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, L। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एकदम सिंपल है और वो आपको ये बोलता है VA P1 is proportional to L1, or you can say VA P1 is equal to K times L1। VA P2 is proportional to L2, okay, that is VAP2 is equal to K times L2, and finally मैं ऐसा लिख सकता हूं VAP is proportional to the entire length L, and you can say VAP is nothing but K times L। आई होप आपको फाइनली ये समझ में आ गया है, ठीक है, यस। अब इसके बाद मुझे एक और यहां पे कंसेप्ट डिस्कस करना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज आइडियल वोल्टमीटर, ओके। तो आइडियल वोल्टमीटर एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द मेन सर्किट, ओके। तो ये पार्ट को थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं, ओके। तो मैंने ये पार्ट इरेज कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अभी आपके टेक्स्ट बुक में एक स्टेटमेंट है, अगर आप स्टार्टिंग का पैराग्राफ देखोगे तो उसमें बोला हुआ है कि
जो पोटेंशियोमीटर है इट एक्ट्स एज एन आइडियल वोल्टमीटर. ओके, एंड आइडियल वोल्टमीटर मस्ट हैव व्हाट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. तो व्हाट एग्जैक्टली इज आइडियल वोल्टमीटर? ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल डायग्राम देखेंगे. ओके, और वोल्टमीटर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं वो पहले समझ लेंगे. बहुत ही सिंपल है. सी वी से लेट अस से दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. यहां पे हम लोगों ने एक ईएमएफ सोर्स लिया हुआ है. ठीक है, दिस इज E एंड स्मॉल r इज व्हाट इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है. अच्छा, अभी ये जो है ना पॉइंट A एंड पॉइंट B, ओके, इसके अक्रॉस मैं वोल्टेज मेजर कर रहा हूं यूजिंग अ वोल्टमीटर. ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है. अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली कि ऐसा समझ लो कि ये वोल्टमीटर मैंने कनेक्ट नहीं किया. ओके, यस, वोल्टमीटर अभी तक मैंने पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे टच नहीं किया. सो व्हाट विल से इज, ओके, जो ईएमएफ ई है इट विल जनरेट करंट आई एंड दिस करंट आई will flow from point A to point B, in a point of higher potential to point of lower potential. So we say VA is greater than VB, and जो VAB रहेगा by Ohm's law उसका वैल्यू क्या रहने वाला है? It is going to be I into R. यानी जब वोल्ट मीटर को कनेक्ट नहीं किया था तो ये जो I है वो डायरेक्टली क्या हो रहा था? ओके, यस, इट वाज पासिंग बिटवीन A एंड B. ये आपको आ रहा है समझ में? और VAB का वैल्यू क्या मिल रहा था? IR. Now this is the actual value of voltage between point A and point B using Ohm's law. ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक. This is our equation 1. अब देखो जब हम लोग वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं, ओके, तो वोल्टमीटर कनेक्ट करने के बाद क्या होता है? When I connect voltmeter, immediately point A and point B they become what? Junction. और हम लोग बोलते हैं जंक्शन पे क्या होता है? करंट स्प्लिट होता है या यूनाइट होता है. तो जो करंट I यहां पे फ्लो हो रहा था वो करंट डिवाइड हो जाता है एज I डैश एंड IV, वेयर I डैश इज द न्यू करंट दैट विल फ्लो थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R एंड IV विल बी व्हाट? द करंट दैट विल फ्लो थ्रू द वोल्टमीटर. अब ये जो वोल्टमीटर है तो मैं क्या बोल रहा हूं? वोल्टमीटर इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर. ओके, तो हम लोग बोलते हैं वो जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, कॉइल रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको, उसका वैल्यू क्या होता है? G. अब ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ VAB विल बी इक्वल टू व्हाट? I डैश इंटू R एंड इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? IV इंटू G. क्योंकि अगर आप पॉइंट A एंड पॉइंट B को देखोगे तो पॉइंट A एंड B के बीच में I1 डैश भी फ्लो हो रहा है, या सॉरी I1 डैश नहीं, I डैश भी फ्लो हो रहा है, एंड पॉइंट A एंड B के बीच में IV भी फ्लो हो रहा है. लेकिन यहां पे ऊपर रेजिस्टेंस कौन सा है? G, और बीच में रेजिस्टेंस कौन सा है? R. तो अभी जो VAB का वैल्यू है वो क्या है? I डैश इंटू R विच इज ऑल्सो इक्वल टू IV इंटू G. अब एक और बात समझने जैसी है, अगर आप जंक्शन A पे जाओगे, जंक्शन A पे कैन आई से बाय किरचॉफ्स करंट लॉ I इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? I डैश प्लस IV. जो ओरिजिनल करंट I है वो स्प्लिट हो जाता है एज I डैश एंड IV. ये क्लियर है? तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं? वी कैन डेफिनेटली से जो I डैश रहेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा? इट विल बी लेस देन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ करंट. ये क्लियर है? ओके, यस, आई होप आपको ये बात समझ में आई. अब देखो क्या है कि जब आपने वोल्टमीटर कनेक्ट नहीं किया था तब एक्चुअल वोल्टेज क्या था? VAB, दैट वाज I इंटू R. ये क्लियर है? लेकिन अभी जो वोल्टेज, ओके, जो वोल्टमीटर का वैल्यू या वोल्टमीटर जो आपको वैल्यू दिखाएगा वो वैल्यू किसका रहने वाला है? इट विल बी I डैश इंटू R. क्योंकि अभी A एंड B के बीच में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I डैश. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ओके, यस. तो हम लोग बोलेंगे ये जो I डैश इंटू R है ना, इसको मैं VAB डैश बोलता हूं. तो रियल में वोल्टमीटर ने कौन सा वैल्यू बताना चाहिए? VAB, लेकिन वो आपको दिखा क्या रहा है? VAB डैश. ओके, अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए सॉल्यूशन ये है, ओके, कि हम लोग बोलते हैं फॉर अ आइडियल वोल्टमीटर उसका जो रेजिस्टेंस है ना, दैट रेजिस्टेंस मस्ट बी नियरली इक्वल टू व्हाट? इनफाइनाइट.
या उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। when G is very high, यानी when the galvanometer has very high resistance, ऐसे केस में जब करंट जंक्शन ए पे आएगा तो उसके पास दो ऑप्शन रहेंगे, आइदर टू मूव थ्रू आर, यानी एक तो रेजिस्टेंस आर में से जाए या रेजिस्टेंस जी में से जाए, और करंट वो पाथ सिलेक्ट करेगा जहां पे रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम। तो हम लोग बोलेंगे जब जी का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, इट इज इंफिनिटी, तो मैक्सिमम करंट किसमें से फ्लो होगा, फ्रॉम ए टू बी। यानी मेरा बोलने का मतलब ये है, ओके, एकदम सिंपल इसमें लिख देता हूं, व्हेन जी इज इक्वल टू इंफिनिटी, ओके, IV becomes negligible. You can say IV, okay, it is nearly equal to what? 0. And when IV is nearly equal to 0, can I say from this equation, when IV becomes 0, I can say I is equal to what? I dash. And when I is equal to I dash, I can definitely say VAB will be equal to what? VAB dash. Okay, yes. So only in one particular case, when the voltmeter resistance, यानी जो कैपिटल G है, इसका वैल्यू जब इनफाइनाइट होगा, तब एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी मेजर्ड। आई होप आपको आ रहा है समझ में। और अगर G का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, सपोज R के साथ कंपेरेबल ही है, तो ऐसे केस में जो आपका VAB डैश रहेगा, यानी जो आप वोल्टेज मेजर करोगे, इट विल बी डेफिनेटली लेस देन व्हाट, VAB। बोलने का मतलब है, लेट अस से इफ R is okay 100 ohms and G is let us say 500 ohms, still they are comparable। तो ऐसे केस में जो आप वोल्टेज मेजर करोगे, ओके, यस, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं रहेगा, इट विल बी अ लेसर वैल्यू, ओके, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि यहां पे एरर आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, और जो आइडियल वोल्ट मीटर रहता है उसका जो रेजिस्टेंस रहता है, इट इज व्हाट, इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और वही स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि एन आइडियल वोल्ट मीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ओके। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। अगर आपको चाहिए तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आइडियल वोल्ट मीटर का कंसेप्ट समझ में आया है, ठीक है, यस। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर देखेंगे, ठीक है। और उसमें आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है उसको एग्जैक्टली यूज कैसे करते हैं, ठीक है, यस, और उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ओके।